हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर के जो केमिस्ट्री के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम टॉपिक वाइज देखते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस है या कौन कौन से टॉपिक हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जो है सबसे पहले आप देखिए जो फर्स्ट यूनिट है आपका यहाँ पे जो केमिकल काइनेटिक्स, उससे आपको देख लेना है, पढ़ लेना है ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना। उनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में। ठीक है, और उसके बाद देखिए पढ़ना है व्हाट इज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, है ना। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसी तरह स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन भी होते हैं, यानी जो दिखने में लगता है वो फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है या कोई फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन वो उस ऑर्डर का ना हो, उससे अलग ऑर्डर का हो। जैसे कोई रिएक्शन है दिखने में सेकेंड ऑर्डर का लग रहा है, लेकिन वह एक्चुअल में है फर्स्ट ऑर्डर का, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, ये आपका जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और आपको डिड्यूस रेट एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना। यानी आपको फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसको फाइंड करना है, यानी उसका डेरिवेशन करना है, उसको सीख लेना है कि फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन कैसे करेंगे, रेट कांस्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट है उसको कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, देखिए जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन का रेट बढ़ता है, किसके कारण। अब देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने से क्या होता है, रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर्हेनियस इक्वेशन आपको पढ़ लेना है। वैसे आर्हेनियस इक्वेशन आपका क्या होता है, K इज इक्वल टू आपका A e पावर माइनस E A अपॉन RT, तो ये आर्हेनियस इक्वेशन होता है। ठीक है, अब अगर इसको हम दो यहाँ पे टेम्परेचर ले लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन अलग आ जाएगा, है ना। तो ये इसको आप पढ़िएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पढ़िएगा कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, है ना। यानी कोलिजन थ्योरी क्या होता है, यानी रिएक्शन रेट जो है, कोलिजन बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ता है ना। तो आपको यहाँ पे कोलिजन थ्योरी पढ़ लेना है कि किसी रिएक्शन में अगर कोलिजन बढ़ जाता है तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप कोलिजन थ्योरी पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद आप जो है अगले जो है यूनिट से आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। यानी जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन को पढ़ना है, यानी उसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन आपको करना है, सीखना है ना। तो एग्जाम में आ सकता है लॉ ऑफ मास क्या होता है, इसका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन आप करिए। ठीक है, और दूसरा देखिए और क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में, आप यहाँ पे व्हाट इज ली चैट्रियल्स प्रिंसिपल, है ना, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन, है ना। यानी इसकी एप्लीकेशन को आपको बताना होगा। ठीक है, और ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखना है कि देखिए यहाँ पे आपको देखना है एक्सप्लेन इट ऑन फॉलोइंग इक्वेशन, है ना। इसको ली चैट्रियल प्रिंसिपल को आपको इन इक्वेशन पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे कि आपका सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2SO3 बनाता है, और इतना जो है हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है ना, इतना किलो जूल। तो इसमें क्या रिएक्शन, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, या कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा, है ना। तो ली चैट्रियल प्रिंसिपल क्या होता है, ली चैट्रियल प्रिंसिपल बताता है कि अगर कहीं सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है और अगर वहां हम कोई चेंज करते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जो हमने चेंज किया, जिधर उसका विरोध हो। हमने टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो टेम्परेचर जिधर घटेगा उधर इक्विलिब्रियम जाएगा, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो यानी इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर प्रेशर घटेगा, है ना। तो आपको ली चैट्रियल प्रिंसिपल यहाँ पे समझ लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के लिए आपके लिए। और क्लेप्रान क्लासियस इक्वेशन, है ना, तो इसको भी आप इसका डेरिवेशन सीख लीजिएगा। क्लेप्रान क्लासियस इक्वेशन ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
अब उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स फेज, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंपोनेंट्स, है ना। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि फेज किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसे कहते हैं और कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है जो फेज रूल में ये सारे टर्म्स आते हैं, तो इनको आप जो है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको फेज रूल इक्वेशन पढ़ना है आपको, है ना। तो फेज रूल इक्वेशन क्या होता है आपका, होता है F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, फेज रूल इक्वेशन हो गया। तो आपको क्या फाइंड करना होता है, अगर यहाँ पे कंपोनेंट पता है और फेज पता है, तो किसी भी आप सिस्टम में क्या कर सकते हैं, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है कि एक्सप्लेन फेज डायग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बिल्कुल एक ही जैसे फेज डायग्राम है, तो एक सीख लेंगे तो आप अपने आप दूसरा आ जाएगा, ठीक है। तो फेज डायग्राम जरूर बनाना सीखिएगा। और उसके साथ साथ आपको सीखना है व्हाट इज ट्रिपलेट पॉइंट एंड यूटेक्टिक पॉइंट, है ना। ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है और यूटेक्टिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है। जैसे आपका ट्रिपलेट पॉइंट क्या होता है, कहीं किसी पॉइंट पे अगर कई सारे फेज एक साथ को एग्जिस्ट करें, है ना, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट पॉइंट, है ना। और एक यूटेक्टिक पॉइंट है, ये यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ आता है, जहां 2 कंपोनेंट सिस्टम होता है, जैसे बिस्मथ कैडमियम। तो क्या होता है, एक टेम्परेचर ऐसा होता है जहां पे दोनों की मेल्टिंग पॉइंट एक समान हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका यूटेक्टिक पॉइंट, जरूर आपको पढ़ना है। और ट्रिपलेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब आ सकता है एग्जाम में। और उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की काइनेटिक थ्योरी को बताना है कि गैस जो होता है उसका टेम्परेचर पे उसकी एनर्जी कैसी होती है, और फिर उसका वॉल्यूम कैसा होता है ना, कोलिजन कैसा होता है, ये सारी बातें क्या करना है आपको यहाँ पे यानी थ्योरी पढ़ लेना है। और काइनेटिक जो गैस इक्वेशन है उसका डेरिवेशन करना होगा आपको, है ना। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि काइनेटिक जो गैस थ्योरी क्या है और उसका जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है उसका आप डेरिवेशन करिए, है ना। तो आपका यहाँ पे काइनेटिक गैस इक्वेशन क्या होता है, PB इज इक्वल टू 1/3 MnB स्क्वायर या MnC स्क्वायर या MnU स्क्वायर, है ना। तो ये आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन होता है, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़िएगा, है ना। और उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वान डेर वाल्स इक्वेशन। वान डेर वाल इक्वेशन जो है किस इक्वेशन को कहते हैं, तो वान डेर वाल ने क्या किया, तो जो परफेक्ट गैस इक्वेशन होता है PB इज इक्वल टू nRT, इसी में प्रेशर और वॉल्यूम में जो करेक्शन करके एक नया इक्वेशन दिया, उसी को क्या कहते हैं, वान डेर वाल इक्वेशन कहते हैं, है ना। तो वान डेर वाल इक्वेशन आपको जरूर पढ़ना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट, है ना, लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल, है ना। तो लिक्विड क्रिस्टल आपका जो है यहाँ पे किसे कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं, कोई भी बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हम हीट करते हैं तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और टर्बिड लिक्विड को फिर फर्दर हीट करते हैं तो वो एक मेल्टिंग पॉइंट पे आपका जो है वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो जो टर्बिड लिक्विड बनता है एक ट्रांजिशन टेम्परेचर पे, इसी को कहते हैं हम लिक्विड क्रिस्टल, है ना। और लिक्विड क्रिस्टल 3 टाइप्स के होते हैं, स्मैक्टिक, निमैटिक एंड कोलेस्टिक, है ना। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लिक्विड क्रिस्टल किसे कहते हैं और टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल 3 टाइप्स के हो गए। और इसमें आप 7 सेगमेंट सेल पढ़ लीजिएगा, ठीक है, 7 सेगमेंट सेल किसे कहते हैं, ठीक है। और जो है लिक्विड में कितने तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, है ना, यानी लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, यानी जो वान डेर वाल फोर्सेस होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और अगला टॉपिक क्या है, जेल एंड इट्स प्रॉपर्टी, है ना। तो आपको जेल पढ़ लेना है, जेल क्या होता है, जेल बहुत आसान सा टॉपिक है ना। और बनते कैसे हैं ये और इनका एप्लीकेशन क्या है ना। और उसके बाद देखिए अब हम यहाँ पे
ये तो आपका हो गया लिक्विड क्रिस्टल। के बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स को आपको क्लासिफाई करना एग्जाम में पूछ सकता है कितने तरह के लिगेंड्स होते हैं, है ना। तो लिगेंड्स आप लोगों को पता ही होगा पहले से ही कि लिगेंड्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड्स, है ना। और उसके साथ साथ आपको पढ़ना है चिलेट्स और चिलेट्स का एप्लीकेशन, ठीक है। चिलेट्स किसे कहते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स किसे कहते हैं, चिलेट्स पढ़ लेना है और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है वर्नर्स थ्योरी, है ना, एंड इट्स लिमिटेशन, ठीक है। तो देखिए वर्नर्स थ्योरी एंड इट लिमिटेशंस, और ये क्लासिफिकेशन और चिलेट्स और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, इसको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपको पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इन कंपाउंड को एक्सप्लेन करना, इनके स्ट्रक्चर को, है ना। तो ये कई तरह से इनका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। जैसे ये आपका FeCN6 4- है ना, ये डायामैग्नेटिक होता है, जबकि FeCN6 3- ये होता है पैरामैग्नेटिक। तो कभी कभी स्पीयर में पूछ लेता है कि ये वाला आपका FeCN6 4- डायामैग्नेटिक क्यों होता है और ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, या ऐसे पूछ लेगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से इनका स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करिए। और इसमें ये भी पूछ सकता है जैसे FeCN6 4- डायामैग्नेटिक है, जबकि FeF6 4- पैरामैग्नेटिक है, तो ऐसा क्यों, है ना। तो आप सबके अगर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो आपको इसका जो आंसर है वो देना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका NiCN4 2-, है ना, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, जबकि NiCl4 2- ये होता है टेट्राहेड्रल। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ये स्क्वायर प्लेनर है ना, और ये डायामैग्नेटिक है, जबकि ये टेट्राहेड्रल है और पैरामैग्नेटिक है, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि NiCNO4 2- जो है स्क्वायर प्लेनर है ना, और जबकि ये NiCO4 जो है ये टेट्राहेड्रल है, तो ऐसा क्यों। तो इसका मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन सभी में हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे और फिर उसमें देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है, फिर हम बताएंगे उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आपका डायामैग्नेटिक, है ना। और अब यहाँ पे जो ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, अगर वो क्या कहते हैं sp3d2 या d2sp3 से बना है तो ऑक्टाहेड्रल होता है, और dsp2 से बना है हाइब्रिडाइजेशन कोई कॉम्प्लेक्स तो वो आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, और जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना होगा वो टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको देख लेना है यहाँ पे व्हाट इज आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। तो आयोनाइजेशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, देखिए आइसोमर्स को आपको पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, है ना, लेकिन जो है उनमें जो अगर उनको डिसॉल्व करें वाटर में तो वो अलग अलग आयंस दें, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलेंगे आयोनाइजेशन आइसोमर्स, है ना। तो देखिए अब यहाँ पे इस तरह ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स किसे कहते हैं, ये ऐसे एक पेयर दे देगा और बोलेगा कि इसमें बताइए इसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, यानी इनमें विभेद कैसे करेंगे कि ये आपका दोनों कंपाउंड आयोनाइजेशन आइसोमर्स है ना। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर सल्फेट आयन है, यहाँ पे कौन सा आयन है, ब्रोमाइड आयन है, तो ये आपका क्या करेगा, ये BaCl2 के साथ बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट देगा, और ये AgNO3 के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट देगा, ये AgNO3 के साथ AgBr का प्रेसिपिटेट नहीं देगा, और ये BaCl2 के साथ जो है सल्फेट का प्रेसिपिटेट नहीं देगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है ना। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले जो है आयोनाइजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आप पढ़िएगा लिंकेज आइसोमर्स किसे कहते हैं, ना, लिंकेज आइसोमर्स किसे कहते हैं। और एग्जाम में पूछ सकता है कि जो है 2 एग्जाम्पल दे दे, बोले कौन सा आइसोमेर शो कर रहा है ना। तो जहां एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कॉम्प्लेक्स के, तो वो लिंकेज आइसोमेरिन शो करता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, है ना, यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो कर सकते हैं, लेकिन बट टेट्राहेड्रल नॉट, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो नहीं करते हैं। एक्सप्लेन इट, इसको आप व्याख्या करें या बताएं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों होता है ना।
अब देखिए अगला इसमें क्या हो क्वेश्चन आ सकता है, इन द फॉलोइंग व्हिच शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना, यानी कौन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। जैसे आपका Ma3B टाइप है ना, Ma2B2 टाइप है ना, Ma5B है ना, Ma4B2 टाइप है ना, इस तरह कॉम्प्लेक्स में कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। और देखिए आपका अगला जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। देखिए क्या होता है, आपको तीनों पढ़ लेना है, क्योंकि जो एग्जाम में कभी कभी दो एक साथ में दे देता है ना, और जब दो एक साथ में दे देगा, अब क्या दिया उसने, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, और आपने एक छोड़ दिया, मान लो टेट्राहेड्रल छोड़ दिया, एक ही पढ़ा है ना, या स्क्वायर प्लेनर छोड़ दिया, दो पढ़ लिया है ना, और एग्जाम में आ गया ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, तो फिर दिक्कत हो सकती है ना। तो यहाँ कभी कभी तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तीनों एक साथ में दे दिया स्प्लिटिंग, है ना। तो देखिए इसकी स्प्लिटिंग में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग इसके जो एक्सप्लेनेशन के साथ अगर वीडियो चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखिएगा कि सर जल्दी से एक दिन में 2 दिन में अपलोड कर दीजिए, है ना। तो ये अगर हम तो फिर आप लोगों को ये इसका पूरा बहुत शार्ट जो है में इनको हम डिस्क्राइब करके आपको वीडियो बना के दे देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका ये हो गया, और यहाँ पे ये बताना है स्प्लिटिंग जो है कौन से फैक्टर स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं यानी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, एग्जाम में आता ही आता है ना। और टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो है वो कितने तरह का होता है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और ट्रांजिशन जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है वो किस सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है, मतलब उसमें सिलेक्शन रूल को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेक्शन रूल पढ़ लीजिएगा, ट्रांजिशन पढ़ लीजिएगा कितने तरह के हैं, है ना। और ये देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये अब एग्जाम में ये पूछ सकता है Ti3+ का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करिए, या फिर TiH2O होल 6 3+ आयन की स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन करिए। ये चाहे Ti3+ पूछे चाहे ये पूछे, है ना, तो आपको इसी TiH2O होल 6 3+ का ही एक्सप्लेन करना है ना। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्जल डायग्राम बनाए, है ना। अब D1 और D9 का, ठीक है। तो ये D1 और D9 का ऑर्जल डायग्राम क्या होता है, देखिए जो हम एनर्जी डायग्राम होते हैं, अगर उनको कई सारे आयंस के एनर्जी डायग्राम को एक साथ कंबाइन करके बना दे तो वो ऑर्जल डायग्राम कहलाता है ना। तो जैसे आपका यहाँ ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, दोनों को मिला दे D1 D9, है ना। और D1 D9 का जो स्प्लिटिंग पैटर्न होता है आपका D आपका यहाँ पे 4 और D6 की तरह होता है। तो यहाँ पे D1 D4 D6 और D9 का एक साथ बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो जाएगा ऑर्जल डायग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये आपका व्हाट इज LS कपलिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। LS कपलिंग किसे कहते हैं, और LS कपलिंग का दूसरा नाम है रसल सॉन्डर कपलिंग, है ना। तो रसल सॉन्डर कपलिंग क्या है, LS कपलिंग क्या है ना। तो ये अगर एग्जाम में आता है तो इसको आप जरूर पढ़िएगा, है ना। तो ये आपका LS कपलिंग भी पढ़ लीजिएगा, यानी रसल सॉन्डर कपलिंग भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आप पढ़िए क्लासियस-मोसोट्टी इक्वेशन, है ना। क्लासियस-मोसोट्टी इक्वेशन आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है व्हाट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है और इसे कैसे मेजर करते हैं, यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब कोई भी कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड में कितना जो है मैग्नेटाइज होता है, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आप पढ़ लीजिएगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, है ना। तो कॉम्प्लेक्सेस में का जो IUPAC नॉमेनक्लेचर जरूर सीख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो ये आपका इस तरह हो गया। और देखिए एक जो है टॉपिक और आप लोग पढ़ लीजिएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, है ना, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो गए, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें में से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। उसके साथ देखिए आप क्या करेंगे, CO2 और H2O के साथ, ठीक है, यहाँ पे लेड
सिल्वर आपका सिस्टम और बिस्मथ कैडमियम सिस्टम, इनके फेज डायग्राम भी सीख लीजिएगा। ये 2 कंपोनेंट सिस्टम है और ये दोनों 1 कंपोनेंट सिस्टम है। इन दोनों का फेज डायग्राम बिल्कुल एक ही जैसे है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे सीख लेना है ना। और जो है आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है ना, इसमें कुछ टर्म्स जो है आपके, जैसे कॉम्प्लेक्स आयन है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सेंट्रल मेटल आयन है, ये सारे टर्म भी क्या करिएगा आप लोग सीख लीजिएगा कि ये जो है आपके क्या होते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो 60 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन जो आपके पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी होता है, तो उन सब में ये छोटे छोटे इस तरह जो है कॉन्सेप्ट पूछेगा और आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो इन सबको आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको इसका फुल डिस्क्रिप्शन चाहिए है ना, तो आप वीडियो में कमेंट करें, जल्दी से मैं 1-2 दिन में ये वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपके पेपर अच्छे हो जाएं, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।